बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के मादा जननांग के बारे में, जिसे हम लोग स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। तो जायांग की जब बात आएगी तो इसमें 3 भाग मुख्य होते हैं। एक का नाम वर्तिका, दूसरा क्या होता है वर्तिका, और तीसरा क्या होता है अंडाशय। तो हमारा मेन पार्ट क्या है, आज हम लोग अंडाशय की बात करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। इस अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, बीजांड। बीजांड जो होता है यहाँ से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत बच्चों। ठीक है, तो अगर हम अब बीजांड की संरचना की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, बीजांड की संरचना। ठीक है, बीजांड के बारे में बात करें, इसका स्टडी करें तो इसमें क्या होता है, ये जहाँ से ये जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है परतें जो पाई जा रही है, एक बाहरी परत और एक क्या है, भीतरी परत है। तो बाहरी और जो भीतरी परत होती है इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आध्यावरण बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर ये पाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग बीजांड काय। ये द्विगुणित होता है बच्चों, इसमें 2n लिखा हुआ है, बीजांड काय। और इसके जो है सबसे निचले वाले पोर्शन में यहाँ पर जो होता है बहुत महीन सा छिद्र होता है। ठीक है, इसी छिद्र से होकर के जो है परागकण की जो पराग नलिका बनेगी यहाँ तक आएगी, और यहाँ से उसका जो नर युग्मक होगा उसके अंदर जाएगा। तो ये वाला जो महीन सा छिद्र होता है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बीजांड द्वार, या इसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो पाइल कहते हैं। ये हो गया बीजांड द्वार हो गया। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, निभाग, कैलाजा बोलते हैं अंग्रेजी में, या इसी को बोला जाएगा हिंदी में निभाग बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि इसके भीतर जो होता है ये इसके भीतर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये द्विगुणित रहती है। इसका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो ये होती कैसी है, डिप्लॉयड रहती है। क्या रहती है, डिप्लॉयड रहती है। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या इसमें कैसी रहती है, द्विगुणित होती है। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो इसके अर्धसूत्री विभाजन के कारण से इसमें चार कोशिकाएं बनती हैं। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन कितना होगा तो 4 बनेंगे। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु चतुष्क। क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे। अर्धसूत्री के विभाजन के दौरान बनेगा। तो ये जो गुरु बीजाणु चतुष्क इस नाते बोला गया, संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें जो है एक जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा था पराग कोश के भीतर जो होता है वहाँ पर गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। ठीक, लघु बीजाणु मात्र कोशिका उसमें थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उसी के अंदर स्थान पर यहाँ पर क्या होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, जो काम वहाँ पर लघु बीजाणु का था वही काम यहाँ पर क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, जिन्हें हम बोलेंगे गुरु बीजाणु चतुष्क। चतुष्क क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु चतुष्क। क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु चतुष्क। अब इसमें से क्या होता है, ये 3 जो होते हैं, ये 3 क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, क्रियाशील ना होने के नाते, निष्क्रिय होने के नाते ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 3 इनमें से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक बचता है। ठीक है, अब एक जो बचता है इसमें से, इसका क्या होता है, समसूत्री विभाजन। क्या करता है ये, समसूत्री विभाजन करता है। जब इसका समसूत्री विभाजन इसका होगा तो इस तरह से अपनी संख्या को ये बढ़ाएगा समसूत्री विभाजन के दौरान। ठीक बच्चों, जब इसका समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे। ठीक है, 2 केंद्रक बनेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, इसका जब समसूत्री विभाजन फिर इसका होगा आगे चल करके, अब इधर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन से आगे संख्या कितनी होगी इनकी, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 के बाद में क्या हो जाएंगे, फिर इन 2 का विभाजन होगा। ठीक है, तो 1 से 2 हो जाएगा, इससे भी 2 होगा, और इससे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 1 से 2 होगा, और फिर अगले वाले से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है विभाजन के दौरान में, इससे भी 2 हुई। ठीक है, इससे भी 2, 4 हो गई, इससे भी 2 और इससे भी 2, इसका भी 4 हो गया। तो कुछ प्रकार कुल यहाँ पर कितना हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। कितने नाभिक हो गए बच्चों, 8 नाभिक हो गए। 1 न्यूक्लिएटेड ये हो जाता है इस कंडीशन में। अब इसके बाद में क्या होता है,
कि ये जो होते हैं इनमें से 3 इधर की तरफ नीचे की तरफ चले जाते हैं और 3 केंद्रक कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अगले स्टेज में इसमें से 3 केंद्रक कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ में। जब 3 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे चलाएंगे आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके जो 2 केंद्रक कहाँ होंगे, बीच में आ जाएंगे। इस तरह से बोल देते हैं कि इसके जो है 2 कहाँ आते हैं, बीच में आ जाते हैं, और 3 कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 3 तरह की कोशिकाएं होंगी ऊपर वाले भाग में, ठीक है, और नीचे वाले भाग में 2 प्रकार की ऐसी कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है बच्चों, 2 प्रकार की। तो यहाँ पर इस तरह से, तो हम लोग इस तरह से कह देते हैं, जो थोड़ा सा बना देते हैं इसको। ये 6 हो गया और 6 को हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना देते हैं इस तरह से। ये कहाँ है, इसे जो है इसके भीतर जो इसका विकास हो रहा है उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। मात्र कोशिका होती है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, उसके बाद समसूत्री विभाजन से 2 बनेंगे केंद्रक, फिर 2 से 4, 4 से कितने आ जाएंगे 6। इसमें से 2 कहाँ जाएंगे, बीच में, जिनको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। जो बीच में आ जाते हैं उनको बोलते हैं द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। क्या नाम है इसका, द्वितीय केंद्रक, इसका नाम होता है द्वितीय केंद्रक होता है। और इधर जो केंद्रक चले जाते हैं, यहाँ पर जो कोशिका का निर्माण होता है उसे बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिमुख कोशिका। और इसमें से जो यहाँ वाले जो दोनों होते हैं, सबसे पहले इस बीच वाले की बात करते हैं। बीच वाले को बोलते हैं अंड कोशिका, इसका नाम होता है अंड कोशिका। और ये आप किनारे वाले दोनों देख रहे हैं, किनारे वाले, इनको बोलते हैं हम लोग सहायक। इसे हम बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है बच्चों। इसे क्या बोला जाए, सहायक कोशिका बोला जाएगा। ये वाला जो बीच में आ गया इनको बोला गया द्वितीय केंद्रक। ऊपर जब चले जाते हैं ये ऊपर वाले, ठीक है, इस वाले निभाग की तरफ में जो जाते हैं वो वाले जो होते हैं उनका नाम होता है प्रतिमुख कोशिका। और जो नीचे 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं केंद्रकों के कारण से, उनमें से जो अगल बगल वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सहायक कोशिका, और इसको क्या बोलते हैं अंड कोशिका। और तीनों को मिला करके जो हम लोग बोलते हैं अंड उपकरण। इन तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है, अंड उपकरण। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चों, इसमें भ्रूण कोश का जो है, भ्रूण कोश का विकास होता है। जो प्रक्रम आप देख रहे हैं वो प्रक्रम किसका है, भ्रूण कोश का विकास। इस तरह से भ्रूण कोश का विकास होता है, ठीक बच्चों। तो जब इस तरह से विकसित हो जाएगा तो इसके अंदर इस प्रकार की संरचना हो जाएगी, इसका भ्रूण कोश इस तरह से हो जाएगा। इसमें कितने 3 जो है कोशिकाएं नीचे की तरफ, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अंड उपकरण बोलेंगे। इनमें से बीच वाले का अंड कोश का नाम होगा, किनारे वालों का सहायक कोश का नाम होगा, और जो ऊपर वाले रहते हैं उन्हें बोला जाता है प्रतिमुख कोशिका बच्चों। तो इस तरह से जो है इसके मादा भाग का जो है विकास होता है, ठीक बच्चों। तो आपने जो है नर भाग का स्टडी कर लिया और मादा भाग का स्टडी कर लिया, ठीक है। और नर भाग में आपने देखा कि जो है वहाँ पर जो परागकोश था उसमें जो है एक जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई गई थी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो उससे क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु क्या बनाते थे, परागकोश बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उसी के स्थान पर जो है बीजाणु मात्र कोशिका इसके अंदर पाई जाती है, जो कि डिप्लॉयड होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 बीजाणु कोशिकाएं बनाएंगी जो कि हैप्लॉयड होंगी। हैप्लॉयड माने आगुणित होंगी, पहले द्विगुणित थी, अब कैसी हो गई, आगुणित। इसको भी याद रख रहे हैं, ठीक है। अब इसी के समसूत्री विभाजन से जो है 8 केंद्रक बनते हैं, जिसके कारण से जो है इतनी 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ वाले जो होते हैं इन वालों के हम लोग जो है बीच में जो आ जाते हैं उसी को बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक बोला जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले को प्रतिमुख और नीचे वालों को बोलते हैं अंड उपकरण।
और इनके नाम जो है अलग अलग इस प्रकार से होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जो है कि किस तरह से जो है भ्रूणपोष का जो है विकास, भ्रूणपोष का विकास होता है। तो हमने आज जो है मादा भाग के बारे में स्टडी किया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जब पढ़ेंगे तो परागण की घटना होगी, क्योंकि नर भाग का निर्माण हो गया, ठीक है, और मादा भाग का इसमें निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब नर और मादा जब इसके युग्मक मिलते हैं, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, तो उसमें उस क्रिया में क्या होता है, निषेचन। परंतु इसके पहले अब हमको क्या पढ़ना होगा, परागण। अब परागकणों का निर्माण हो चुका है, तो परागकण कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या होगा, परागण क्रिया होगी। और हम ये लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि परागण कितने प्रकार का होता है, ठीक है बच्चों, कितने प्रकार का परागण होता है, ये सब चीज़ अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।